हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है सेवन शेड्यूल। तो हाल ही में ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो है सेवन शेड्यूल से रिलेटेड एक रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने प्राइम मिनिस्टर को दिया है। तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा और इस एनालिसिस में कुछ रिपोर्ट में बातें आई है। तो ये इसको हम पूरा देखने वाले हैं। सेवन शेड्यूल से रिलेटेड जो भी पूरा जो इशू है हम उसको समझेंगे और यहाँ से जो रिलेटेड है प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेवन शेड्यूल कैसे इवॉल्व हुआ। हमने सेवन शेड्यूल जो है 19 लिस्ट सेवन शेड्यूल में लिस्ट है और लिस्ट को हमने 1935 के एक्ट से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है हमने कैसे वो इवॉल्व हुआ और वहाँ तक कैसे आया, तो हम उस पूरे प्रोसीजर को देखेंगे और जो है यहाँ पे जो क्या इशू है पूरा उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर को सेवन शेड्यूल के रिपोर्ट को एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया है, तो इसलिए वो न्यूज़ में है। तो देख लेते हैं कि सेवन शेड्यूल से रिलेटेड हमारे जो प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स या टॉपिक है तो हम उसको पहले देख लेते हैं। तो जो लिस्ट जो है लिस्ट को डिस्क्राइब किया गया है सेवन शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में 3 लिस्ट होते हैं जिसको सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। तो लिस्ट में जितनी भी जो 3 तरीके की लिस्ट है इसको मेंशन है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में सेवन शेड्यूल के बारे में और ये जो लिस्ट है इसके बारे में मेंशन है। और जो है कुछ चीज़ें जैसा कि क्या है बिटकॉइन वगैरह जो मेंशन नहीं है तो वो सब आते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट में। तो रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसको, उसके रेसिड्यूरी पावर को में जो रेगुलेट करने के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसको मिलेगा, तो उसको डिफाइन किया गया है कि संविधान में डिफाइन है कि रेसिड्यूरी पावर जो है पार्लियामेंट्स को मिलेंगे, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। तो वो है आर्टिकल 248। तो हमने 2 आर्टिकल देखे, तो आर्टिकल 246 जो लिस्ट और सेवन शेड्यूल के बारे में बात करता है और आर्टिकल 248 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो रेसिड्यूरी जितनी भी पावर्स है जो मेंशन नहीं है संविधान में तो उन सब में कानून बनाएगा। तो 3 लिस्ट देखे हमने, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जो है इनिशियली सब्जेक्ट्स थी 97 और ये अभी है हमारे 100। और जो है स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे और ये घट करके अभी हमारे हैं 61। और जो 47 लिस्ट है लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में 47 से जो सब्जेक्ट्स थे अभी है हमारे 52। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस एक्ट में 5 सब्जेक्ट को जो है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जो अमेंड कर सकता है सेवन शेड्यूल को या फिर लिस्ट को। लिस्ट में जितनी भी पावर है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, आर्टिकल 368 से अमेंड किया जा सकता है। और अमेंड करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी होगा। स्पेशल मेजोरिटी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें मेजोरिटी चाहिए आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो चाहिए हमें जो सेवन शेड्यूल को अमेंड करने के लिए वो चाहिए जो पार्लियामेंट है उसके हाउस के मेंबरशिप का 50% प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग हाउस में जो 2/3 होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके, एंड जो हाफ ऑफ स्टेट से जो है रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो ये हमारे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हमें। तो हमने देख लिया कि लिस्ट देख ली 3 तरीके की लिस्ट और उसमें सब्जेक्ट्स जो है किसमें किसको दिया, कितना दिया गया है और जो है सेवन शेड्यूल को कैसे अमेंड किया जा सकता है। तो ये सारे और जो है हमारा जो इवॉल्व हुआ सेवन शेड्यूल का एवोल्यूशन को हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है इंडियंस को जो है किसी भी तरीके के लेजिस्लेशन में अगर शामिल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ सबसे पहला जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टेब्लिश किया गया प्रोविंशियल के लिए। तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें पहला बार जो है इंडियन को जो है सब्सटेंशियल जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और वहीं पे जो है रिपन, लॉर्ड रिपन को आप सुनते हैं तो वो उसका टाइम पीरियड है 1880s के आसपास होता है। और लॉर्ड रिपन ने एक काम किया कि इलेक्टेड म्युनिसिपल काउंसिल एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया तो 1882 में। तो पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इंडिया में, इंडियंस को मिल रहा है 1861 में मिल रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है 1909 में, तो पहले जो सीट्स मिलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके सीट को जो है बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में पढ़ते हैं। तो ये एंड उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये होता है कि सेंट्रल का जो कंट्रोल है वो प्रोविंसेस
के ऊपर जो है ज़्यादा कर देता है, और यहाँ के बीच में एक जो है लिस्ट डिमार्केशन कर देता है कि सेंटर और स्टेट किन या फिर प्रोविंस जो है किन किन चीज़ों पे उसका जो है क्लियर डिमार्केशन हो जाता है कि किस किस लिस्ट पे वो काम करेगा। तो 1919 में होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंटर और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स है या फिर जो स्टेट के सब्जेक्ट्स है उसको जो है सेपरेट कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और हम देखते हैं कि 1935 में जो है 3 सब्जेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहली बार जो है 3 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 1935 3 लिस्ट को, सॉरी 3 लिस्ट जो है लिस्ट के बारे में बात करता है। तो उसमें 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और बाद में जो है हमने संविधान से यहीं पे लिया, संविधान से जो लिया है, संविधान में जो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। और हम बाद में देखते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाता है और जो है सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। संविधान ऐसे ही बना है हमारा। तो जो सेंटर को जो हमने देखा था इनिशियली जो है कितने सब्जेक्ट्स दिए गए थे 97, और जो स्टेट को है 66 दिए गए थे। तो 97 दिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा है स्टेट से लिस्ट में, तो स्टेट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है सेंटर में। तो सेंटर को हमने जो है देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और जब आज़ाद हो गए देश, तो आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, तो उसने बहुत सारे चेंजेस किया। तो चेंजेस ये किया कि जो स्टेट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स थे उसको हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया। तो इसमें 5 लिस्ट में था एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट एंड मीजर्स, ये सारे, एंड वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, तो ये एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 चीज़ें जो थे अब पहले स्टेट लिस्ट में था और जो है कॉन्करेंट लिस्ट में हो गया। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये दिखाएगा कि 75 साल होने के बावजूद जो है जो हम रैशनल जो चीज़ें देखते हैं कि जो लिस्ट जो एजुकेशन या फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें को जो है हमने स्टेट लिस्ट से जो है कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा है, लेकिन फिर भी हमको उस चीज़ को उतना फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने देखा कि आर्टिकल 246 में जो है किसकी लिस्ट के बारे में बात करता है, 7 शेड्यूल के बारे में। और जो है इनिशियली जो है 97 इंटरेस्ट थे, अभी 100 हो गए यूनियन लिस्ट में, और स्टेट में जो है 66 थे, अभी 61 हो गए, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे, अभी कितने हो गए 52 हो गए। एंड आर्टिकल 248 जो है रेसिडरी पावर देता है, जिसको पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो उसको रेगुलेट करें। एंड जो है अगर उसके अमेंडिंग प्रोसीजर टू अमेंड 7 शेड्यूल, तो हमने देखा था कि आर्टिकल 368 से अमेंड किया जा सकता है। तो मेंबरशिप ऑफ हाउस से ज़्यादा होना चाहिए, 1/2 मतलब 50% से ज़्यादा, एंड जो है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग पार्लियामेंट में, एंड हाफ ऑफ स्टेट से क्या होना चाहिए, रेटिफाई होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन है अमेंडमेंट के लिए, और ये है स्टेट में रेटिफाई होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, तो स्पेशल मेजोरिटी से रेटिफिकेशन होनी चाहिए। अब हमें देखते हैं रैशनल फॉर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड इंडियन फेडरल सेटअप। तो इंडियन फेडरल सेटअप क्या है कि फेडरल नहीं है इंडिया एक कोसे फेडरल है, और स्ट्रॉन्ग सेंटर को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स की पावर है वो सेंटर के पास दिया गया है, स्टेट के पास कम है। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन से रीजन है उसके थोड़ा दिया गया है आर्टिकल में, और उसको एक्सप्लेन किया गया। तो पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान एक नया देश बन गया इंडिया से हट करके। तो यहाँ पे ये देखा गया कि आगे चल के भी फ्यूचर में ऐसा चीज़ें हो सकता है। तो जितनी भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी उसको काउंटर करने के लिए, उसको कम से कम स्कोप रखने के लिए जो हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चुना, एक ये रीजन। और जो है इसमें प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट्स में जो है 40% से ज़्यादा जो टेरिटरी प्रिंसली स्टेट के पास था, और 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन भी उन्हीं के पास था। तो आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि ये अवे कर जाए, या फिर ये अपना मुकर जाए, या फिर अपना एक देश बनाने की बात करें। तो हम इसको सिंगल एंटिटी में बांधने के लिए भी हमने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर कर दिया, ताकि हमारे सेंटर के अंदर में ही सब चीज़ें रहें। और दूसरा ये चीज़ को बैलेंस ग्रोथ हो। बैलेंस ग्रोथ क्यों? क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी गरीब था, तो जितने भी रिसोर्सेस है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, सेंटर अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, हर एक स्टेट के लिए काम कर सकता है। तो ये एक रीजन है। तो हमारा देश क्या है, डाइवर्स है, काफ़ी यूनिट जो टेरेन अलग अलग है, हर एक जगह में 100 किलोमीटर में अलग लैंग्वेज, अलग चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे जो है इसको यूनिफाई रखने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चुना। एंड जो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंसेस जो है, क्योंकि जो अगर हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगा, जो आर्म थ्रेट्स है उन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है, नेशनलिटी की भावना ज़्यादा होगी, और जो है हमारे हॉस्टाइल नेबर्स है तो उसको जो है हम कभी भी जो काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो ये सेंटर के पास ये सब चीज़ जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत ज़रूरी था। अब चलते हैं कि कंसर्न विद द करंट 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल से रिलेटेड करंट में क्या जो है कंसर्न चल रहा है। तो कह रहा है राइटर कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, फिर भी जो है देयर इज़ a clear demarcation existing between the states in terms of growth and human indicators
इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम ग्रोथ को देख लें या फिर बाकी चीज़ों को देख लें, तो हम अभी भी देखते हैं कि स्टेट्स और बाकी जितने भी स्टेट्स है उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो है उतनी हमने ग्रोथ नहीं देखा और बाकी चीज़ें नहीं हुई। तो ये ना ये सब चीज़ें कहना कि हमें चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करता है कि अब नेक्स्ट चलते नेक्स्ट पॉइंट में है कि डिमोट्स कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो जो है हमने स्ट्रॉन्ग स्टेट में बहुत सारे पावर दिए, जो स्टेट को काफ़ी जो सेंटर को हमने बहुत सारे पावर दिए। तो सेंटर को बहुत सारी चीज़ें जो है सेंटर को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है सेंटर को। तो सेंटर जो है स्टेट के मामले में जो है इंटरफेयर करता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। तो स्टेट के पास जो है ऑटोनॉमी है वो डिक्लाइन हो जाता है, और स्टेट के पास जो ट्रेडिशन है और बाकी फीचर्स है तो वो खोने लगता है। तो एक रीजन हो सकते हैं। तो जो है मिसप्लेस एंट्रीज इन द लिस्ट। तो स्टेट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मिसप्लेस किया गया है एंट्रीज को लिस्ट में। जैसा कि पहले क्या था, एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, उसको अब कर दिया गया जो है कंट्रोल लिस्ट में। लेकिन स्टेट तब भी कंटिन्यू करता है। सोल प्रोवाइडर ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है स्टेट ही प्रोवाइड करता है, स्टेट का काफ़ी रोल होता है। तो ये चीज़ें जो है मिसप्लेस एंट्रीज इन द लिस्ट। और ये कहा जाता है कि जो है कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो स्टेट के लेजिस्लेशन में है, लेकिन जो है उसको लेजिस्लेट यूनियन करा। जैसे कि मनरेगा एक्ट 2005 आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013, एंड जो है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 आया। तो इन सब का जो लेजिस्लेशन है एक्चुअल में जो है स्टेट के सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन इसको लेजिस्लेट कौन कर रहा है, यूनियन में। तो ये सारी चीज़ें हम जो है हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस गैप कहीं ना कहीं। तो अगर ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर हमें वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, तो सरकारी कमीशन का बहुत सारा जो है रिकमेंडेशन है, तो उसको हम लिख सकते हैं। तो सरकारी कमीशन कहता है कि जो है कॉन्करेंट लिस्ट पे बहुत सारी बातें कहते हैं कि जो सबसे पहला जो रेसिड्यूरी पावर है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालो। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट को आप अगर जो है कोई भी कानून बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला जो है स्टेट से आप कंसल्ट कीजिए और लाइट टच रखिए, और स्टेट से जो है हर एक चीज़ में कंसल्टेशन हो। तो बीच में बाद में जो है एक कमीशन बनता है जिसका नाम क्या है, वेंकटाचलैया कमीशन। तो भी कहते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का हेल्प लिया जाए किसी भी जो कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाने से पहले, और जो है स्टेट और स्टेट के ग्रुप से जो है एक या ज़्यादा से स्टेट सबसे कंसल्ट किया जाए, और जो है तब कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाया है। तो हमने ये देखा कि ये पूरा इशू था 7 शेड्यूल से। 7 शेड्यूल में बेसिकली हमने ये देखा कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें बहुत ज़्यादा जो है डायलेमा चल रहा है कि स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ये पूरा इशू था हमारा। और यहाँ पे मेन जो हमारा जो था इससे रिलेटेड टॉपिक जो था प्रीलिम से रिलेटेड, तो ये आर्टिकल्स थे। एंड जो इसका वैल्यूएशन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो ये 5 सब्जेक्ट्स थे तो कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों हमने देखा काफ़ी अच्छे से इसको, और अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।